नमस्कार, स्वागत है आपका गीता माइंडोरा पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत, जिसको बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया है। इसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। इसमें इन्होंने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। एकदम प्रॉपर हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और जब हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो इसी क्लास में हम इस थ्योरी से रिलेटेड क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू जान लेते हैं बीएफ स्किनर के बारे में। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इनको ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है उसका फादर कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है, जो मैं बताऊंगा बस वो याद रखना है। उसके अलावा बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, तो आप कहेंगे ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये आपको याद रखना है। साथ में ये ऑथर थे, इन्वेंटर थे, बिहेवियरिस्ट थे। तो इसमें आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहला आपको क्या याद रखना है कि ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, तो आप कहेंगे ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, तो आप कहेंगे ये बिहेवियरिस्ट थे, यानी कि व्यवहारवादी थे। जो स्किनर हैं उनको व्यवहारवादी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इनका जो सिद्धांत है वो भी व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्किनर के द्वारा दिया गया सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है, तो आप कहेंगे ये आपका व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये की कंट्रीब्यूशन हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इन्होंने किया और किस प्रकार से इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी, कैसे उसको डेवलप किया, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो इसको अभी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप देख लेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, तो मार्च 1904 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, पेंसिल्वानिया या यूएसए। तो आपको याद रख लेना है सिंपल कि पेंसिल्वानिया जो कि यूएसए में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनका फील्ड जो है साइकोलॉजी है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये फेमस हैं, क्यों फेमस हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, अब कीवर्ड क्या है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। ये इनकी एक बुक है जिसको आप याद रखेंगे, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा कि स्किनर की बुक का क्या नाम है, तो आप कहेंगे द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, जो कि 1938 में पब्लिश हुई थी। तो ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि बुक भी आपसे पूछी जाती है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर आप देखेंगे, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्होंने एक प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया, तो इन्होंने एक चूहे पर प्रयोग किया था और चूहे के साथ साथ इन्होंने कबूतर पर भी प्रयोग किया था। प्रयोग क्या है, कैसे प्रयोग किया, सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, तो किस पर प्रयोग किया, तो आप कहेंगे चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। अच्छा, इसको जो है इन्होंने जो थ्योरी दी, स्किनर ने जो थ्योरी दी थी उसको आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। क्या टाइप थ्योरी कहा जाता है, आर टाइप थ्योरी, यानी कि रेस्पॉन्स टाइप थ्योरी। कौन सी, रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स टाइप थ्योरी कहा जाता है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आर टाइप की थ्योरी किसने दी, एस टाइप की थ्योरी किसने दी, आर एस टाइप की थ्योरी किसने दी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आर टाइप की थ्योरी किसने दी, तो आप कहेंगे स्किनर ने दी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, तो अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि आर टाइप, आर का मतलब क्या है कि उन्होंने रेस्पॉन्स पर फोकस किया। वीएफ स्किनर ने किस पर फोकस किया, तो इनका जो सबसे ज्यादा फोकस था वो रेस्पॉन्स पे था। किस पे था, रेस्पॉन्स पे था, यानी कि अनुक्रिया। इसको हम और क्या बोलेंगे, अनुक्रिया। ठीक है, हिंदी में अगर आ जाए तो आप कहेंगे अनुक्रिया। ठीक है, तो इनका जो मेन फोकस था वो रेस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया पर था, इसीलिए इनकी थ्योरी को रेस्पॉन्स टाइप थ्योरी यानी कि आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि अनुक्रिया और पुनर्वलन को महत्वपूर्ण माना। अनुक्रिया और पुनर्वलन को इन्होंने महत्वपूर्ण माना था। इन्होंने माना कि जो भी हम करते हैं वो अनुक्रिया और पुनर्वलन के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा करता है, जैसे उसने कुछ भी देखा तो उसके प्रति उसका एक रेस्पॉन्स होता है, और रेस्पॉन्स के बाद में क्या होता है, उसको हमें रेनफोर्समेंट देना है। क्या देना है, रेनफोर्समेंट देना है। जैसे मान लीजिए बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, तो आप क्या करेंगे, बच्चे के लिए
कोई पुरस्कार दे सकते हैं, उसको शाबाशी दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट हो जाएगा और उस कार्य को अगली बार और अच्छे से करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे अनुबंधन क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो ये सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इनकी जो थ्योरी है उसके बहुत सारे उपनाम है। ये सब क्या है, ये इनकी थ्योरी के उपनाम है। क्या है, उपनाम, ठीक है। क्योंकि आपसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाए कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, नहीं। आपसे पूछा जा सकता है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो इन सभी का आंसर क्या होगा, आप बोलेंगे स्किनर। कौन, स्किनर। तो बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। सिद्धांत सिर्फ एक ही था लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं, और सारे नाम क्यों हैं अभी हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। तो यदि आपसे इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग थ्योरी पूछा जाए तब भी आप स्किनर का नाम बताएंगे, और यदि आपसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पूछा जाए तब भी आप इसका नाम बताएंगे, स्किनर का नाम बताएंगे, ठीक है। तो ये इनका एक प्रयोग है, और इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया, एक चूहा लिया, एक चूहा लिया और उसको इस प्रकार के एक बॉक्स में बंद कर दिया। चूहा कैसा था, भूखा था। चूहा कैसा था, भूखा था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इस बॉक्स का नाम क्या है, ठीक है। तो इस बॉक्स का नाम क्या है, तो ये प्रयोग किसने किया था, स्किनर ने किया। तो इन्होंने अपने बॉक्स का नाम क्या रख दिया, स्किनर बॉक्स। क्या नाम रख दिया, स्किनर बॉक्स रख दिया। अरे भाई, कोई व्यक्ति जो है अपने नाम पे चीजें रखना चाहेगा ना, तो उन्होंने अपना जो नाम था वही इस बॉक्स का नाम रख दिया, स्किनर बॉक्स। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि ये जो बॉक्स था उसमें एक चूहा था, और चूहा कैसा था, भूखा था। अब उसको भूख लग रही थी, तो वो पूरे के पूरे बॉक्स में क्या कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, बार बार इधर से उधर, इधर से उधर, भूख की वजह से छटपटा रहा था। अब हुआ क्या, अचानक से उसका जो पैर था वो इस पे लग गया। अचानक से उसका जो पैर था इस लीवर पे लग गया। अब इस लीवर पे जैसे ही उसका पैर लगा, वैसे ही उसको खाने के लिए भोजन मिल गया। वैसे ही उसको खाने के लिए क्या मिल गया, भोजन मिल गया। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब उसने लीवर पे पैर लगाया तुरंत एक क्या होगा, लाइट जली, और साथ ही साथ एक टोन बजी। और ये सब जब साथ में हुआ, तुरंत के तुरंत आपका क्या आया, भोजन आया। अब इस प्रकार से हुआ क्या, चूहा को लगा अरे वाह, जैसे ही मेरा पैर इस पे पड़ा तो मुझे तो भोजन मिल गया। अब वो फिर से घूमा इधर उधर, और बाई चांस फिर से उसका जो पैर था इस पे लग गया। अब चूहे को लगने लगा कि जैसे ही मेरा पैर इस पे लगता है तब मुझे भोजन मिल जाता है। तो इस क्रिया को वो बार बार किया, और वो समझ गया कि हाँ, इसी से मुझे भोजन मिल रहा है, ठीक है। तो वो जैसे ही उसको भूख लगती वो इस पे पैर मारता और उसको भोजन मिल जाता। तो ये छोटा सा प्रयोग था। अब इसमें कुछ चीजें हमें याद क्या रखनी है, याद ये रखना है कि स्किनर ने कहा कि हमने चूहे को क्या दिया, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया, यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन दिया। किस प्रकार से, तो यहाँ पर जब लीवर पर उसका पैर पड़ा, तो लीवर पर पैर पड़ने के कारण उसको क्या मिला, भोजन मिला। क्या मिला, भोजन मिला। इसलिए उसने उस क्रिया को दोहराया, क्योंकि उसे जो चीज थी वो सकारात्मक मिली, पॉजिटिव मिली। अब मान लीजिए इसी की जगह पे जैसे ही उसका पैर लीवर पे पड़ता और तुरंत उसको करंट लग जाता, क्या होता, क्या वो दोबारा से आता और उसको टच करता, नहीं, उससे बहुत दूर हो जाता। या फिर मान लीजिए ऐसा होता कि लीवर पे उसका पैर पड़ता और तुरंत उसके मुंह पर आकर एक पत्थर लगता, तो क्या वो दोबारा उस क्रिया को करना चाहता, नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसको नेगेटिव पुनर्बलन मिलता, यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन मिलता, तो वो उस क्रिया को नहीं करता। तो यानी कि स्किनर ने हमें समझाना चाहा कि जब हम बच्चे को सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं तो बच्चा उस कार्य को दोबारा करने की कोशिश करता है, और उस बार और अच्छे से करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि हम उसको नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो शायद बच्चा उस क्रिया को दोबारा नहीं करेगा। ये उन्होंने समझाया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सटिंक्शन देखेंगे हम और पनिशमेंट देखेंगे, सब कुछ अभी इसके बारे में देखने वाले हैं। देखिए, इफ द लीवर नो लॉन्गर गिव्स फूड द बिहेवियर डिक्रीज। इन्होंने बताया
कि अगर हम लीवर जब वो दबाए और उसके बाद फूड ना आए तो क्या होगा, उसका जो बिहेवियर है उसने अपने बिहेवियर में क्या ढाला कि भाई जब वो उसको भूख लगती तो वो लीवर पे पैर लगाता और तुरंत उसको भोजन मिल जाता। अब मान लीजिए ऐसा हो कि हम उसको रिमूव कर दें, यानी कि जो भोजन है वो रिमूव कर दें, सिर्फ वो लीवर पे पैर लगाए और उसको भोजन मिले ही ना, तो क्या होगा, वो 2-4 बार करेगा, लेकिन उसके बाद वह उस क्रिया को नहीं करेगा। सेम वही आपके बच्चों पर भी लागू होता है। एज अ टीचर यदि आप बच्चों को रेनफोर्समेंट देते हैं, पुनर्बलन देते हैं, मान लीजिए बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, आपने बच्चों को शाबाशी दे दी, तो बच्चा प्रोत्साहित होगा और आगे और अच्छे से करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपने बच्चे को कोई पुनर्बलन नहीं दिया, ना कोई पुरस्कार दिया, ना उसको शाबाशी दी, किसी प्रकार से कोई भी पुनर्बलन नहीं दिया, तो बच्चा 1-2 बार 2-4 बार क्रिया करेगा, लेकिन धीरे 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 क्या होगा कि उसका जो बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो उसको कार्य को करने के लिए तत्पर फिर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल था। अब देखिए, बिहेवियर इज weakened बाय एडिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस और रिमूविंग अ रिवार्ड। अब ये बिहेवियर है क्या, ठीक है, पनिशमेंट में हम क्या देते हैं, बिहेवियर इज weakened बाय एडिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस। हम अनप्लीजेंट जो स्टिमुलस है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जो रिमूविंग अ रिवार्ड, रिवार्ड क्या है, रिमूव हो जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए कि प्रेस लीवर, यानी कि जो चूहा है वो लीवर को जैसे ही प्रेस करता और उसको अगर शॉक लग जाता तो क्या वो उस कार्य को करता, नहीं करता, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका जो रेनफोर्समेंट है वो कितने टाइप का होता है। हालांकि अभी मैं आपको बता चुका हूं कि आपका रेनफोर्समेंट 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक आपका पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है, एक आपका नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है, यानी कि एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है। अब देखिए, अगर बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है, मान लीजिए अगर बच्चे ने बहुत अच्छा किया तो हमने क्या कर दिया, प्रेज फॉर गुड वर्क। मान लीजिए बच्चे ने अच्छा किया तो हम, जैसे इन्होंने A+ दे दिया, हम और भी ग्रेडिंग दे सकते हैं, बच्चे को स्टार बना सकते हैं, अच्छी सी स्माइली बना सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा और अच्छे से कार्य करेगा। अब देखिए, ट्रीट फॉर ओबीडियंस, ठीक है, अगर डॉग जो है वो अच्छा कार्य कर रहा है, वो अच्छा कैसे करेगा, आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है, आपके साथ साथ चल रहा है, आपने बोला कि इधर आओ, ऐसे ऐसे किया, डॉगी आपकी तरफ तुरंत आ गया, तो क्या है, आप वो आपके लिए अच्छा कार्य कर रहा है, तो आप उसे पुनर्बलन लें। आपके पास जब वो आया, आपने बुलाया और आपके पास आ गया, तो आप क्या करें, आप उसको कुछ खाने के लिए दे दें, तो कुत्ता जो है अगली बार दोबारा से आएगा आपके पास, आप जब उसको बुलाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चा मान लीजिए खेल रहा है और आपने बहुत सारे चीजें उसको दे दें कि बेटा ये है, ये है, ये है, इससे अच्छा सा कोई चीज बनाओ। और बच्चे ने मान लीजिए बना दिया अच्छे से, तो आप क्या करेंगे, उसको कोई रेनफोर्समेंट दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोनसेस एट वर्क। जब एम्प्लॉय होता है वो अच्छे से काम करता है तो उसको बोनस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसने अच्छा कार्य किया। अच्छा कार्य करने के लिए हमने क्या किया, उसको बोनस दे दिया। बोनस जो है वो एज अ रेनफोर्समेंट वर्क करेगा, एज अ बट विच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, एज अ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट वर्क करेगा, यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, पुनर्वलन का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया। बीएफ स्किनर ने पुनर्वलन का सिद्धांत नहीं दिया है, इन्होंने पुनर्वलन पर फोकस किया है, लेकिन सिद्धांत नहीं दिया है। सिद्धांत किसने दिया है, सीएल हल ने दिया है, आगे बता देंगे हम आपको और भी। ठीक है, डिटेल में। पॉइंट्स इन अ गेम, आप जब गेम खेलते हैं, गेम में क्या होता है, उसमें लेवल्स आते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो वो है क्या, वो भी आपको पुनर्बलन दे रहे हैं, सकारात्मक पुनर्बलन। आपने अच्छा गेम प्ले किया और आपको नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचा दिया, या फिर कोई मान लीजिए आप वो देखते हैं पबजी या फिर कुछ भी, तो उसमें शायद, मैं तो नहीं खेलता, बट शायद ऐसा होता है कि उसमें गन मिल जाता है, अच्छा खेलते हैं तो गन मिलता है, उसके बाद में कुछ और मिल जाता है, उसके बाद में कुछ और मिल जाता है, जिससे वो और अच्छे से प्ले कर पाता है, तो वो भी क्या है, एक सकारात्मक पुनर्बलन है। अब देखिए, नकारात्मक पुनर्बलन क्या है कि एन unpleasant stimulus is removed after a behavior to increase the likelihood of the behavior। अब इसमें आप देखेंगे टर्निंग ऑफ एन अलार्म, जो अलार्म है उसको आप टर्न ऑफ कर दें तो क्या होगा कि बच्चा जो है वो
उठ जाएगा अच्छे से, ठीक है, टाइम से हम उसको उठा सकते हैं। अब आप कहेंगे टर्न ऑफ करने से कैसे उठाएंगे, वो उसके लिए अनप्लीजेंट है, ठीक है, क्या है अनप्लीजेंट है, देखिए ये लिखा है, अ लाउड अलार्म इज रिंगिंग, यू टर्न इट ऑफ बाय प्रेसिंग अ बटन, द रिमूवल ऑफ द नॉइज मेक्स यू मोर लाइकली टू प्रेस द बटन नेक्स्ट टाइम। अब हुआ क्या कि जब मान लीजिए अलार्म बोल रहा है, हमने उसको बंद कर दिया, ठीक है, अब बंद किया तो क्या हुआ, बच्चे को समझ आया कि अलार्म का ये बटन है, इसको बंद करने से क्या है, मेरा जो अनप्लीजेंट साउंड आ रहा था वो बंद हो गया, यानी कि जो अलार्म का साउंड आ रहा था वो बंद हो गया, ठीक है। तो बच्चा क्या होगा, नेक्स्ट टाइम उठेगा और अपने आप से ही उस अलार्म को बंद कर देगा, बच्चे को समझ आएगा हमने क्या किया कि वो अनप्लीजेंट जो साउंड था उसको रिमूव कर दिया। इसी टाइप से रिलीफ फ्रॉम पेन, पेन से रिलीफ करने के लिए एंड ऑफ अ कोर और टर्निंग ऑफ अ बियर, क्लोजिंग पॉपअप एड्स, ठीक है, जो क्लोजिंग आपके मोबाइल फोन में, आपके कंप्यूटर में बहुत सारे एड्स आते हैं ना, जो कि पॉपअप वाले होते हैं, एकदम से आते हैं, फ्लैश करते हैं आपके स्क्रीन पर। सो यू क्लोज अ पॉपअप एंड the annoying ad disappear, the removal of the distraction make you more likely to close। हाँ, अब देखिए होगा क्या कि मान लीजिए आपके स्क्रीन पे ऐड आए, आपने उसको क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने से क्या हुआ कि आपका जो कार्य डिस्टर्ब हुआ था वो कार्य क्या हो गया, सही दिशा में आने लगा, सही दिशा में आने लगा। तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे ही ऐड आएगा तुरंत उसको ऑफ कर देंगे, जैसे ही ऐड आएगा तुरंत आप उसको कट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट, यानी कि बीएफ स्किनर के अकॉर्डिंग उन्होंने दो प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं, पहला सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने यानी कि जो सीएल हेल हैं, सॉरी जो सीएल हेल हैं, उन्होंने क्या किया, इनको हम बोलते हैं क्लार्क एल हल। सीएल हेल का मीन्स क्या है, क्लार्क एल हल। क्लार्क एल हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, सी एल हल ने दिया। किसने दिया, सी एल हल ने दिया। लेकिन यहां पर आप जो देख रहे हैं कि पुनर्वलन पर फोकस किसने किया, तो आप कहेंगे स्किनर ने किया, बीएफ स्किनर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, माइंड में फिक्स रखना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पर पुनर्वलन, हमें पता है कि पुनर्वलन के बारे में बात कौन कर रहा है, अरे स्किनर कर रहा है। तो गलती से हमारा जो आंसर है वो पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक सीएल का हल को ना लगाकर हम किसको लगा देते हैं, बीएफ स्किनर को लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो पुनर्वलन का सिद्धांत सीएल हल ने दिया, लेकिन पुनर्वलन पर सबसे ज्यादा फोकस किसने किया, तो आप कहेंगे स्किनर ने किया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि स्किनर का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के प्रभाव यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट के नियम पर आधारित है। हम जो है ऑलरेडी आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत कर चुके हैं। तो ये छोटा सा आपका थ्योरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम ये जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आए भी हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग किन पर किया था, तो अभी हमने देखा था कि स्किनर ने प्रयोग किस पर किया था, चूहा और बिल्ली पर। किस पर किया था, चूहा और बिल्ली पर किया था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुत्ता पर किसने किया, तो वो आपका पावलाव ने किया था, ठीक है। अच्छा, बिल्ली भी रह गया ना, बिल्ली पे किसने किया, तो आपका ये थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट जो है सक्रिय अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है स्किनर बॉक्स में भोजन प्राप्त करने का साधन क्या था, तो स्किनर बॉक्स में भोजन प्राप्त करने का साधन आपका लीवर था। हालांकि लीवर के साथ साथ हमने देखा था उसमें लाइट भी लगी थी, और जब लीवर पे पैर पड़ता था तो लाइट भी जलती थी और उसमें साउंड भी आता था, ठीक है। लेकिन प्राप्त करने का साधन क्या था, वो लीवर था, क्योंकि जब तक लीवर पे पैर नहीं पड़ता ना तो वहां पर कोई ध्वनि आती, ना ही कोई भी लाइट इंडिकेट होती, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो मैंने आपको कई सारे नाम बताए थे इनके सिद्धांत के, और वो कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि भाई ये वाला सिद्धांत किसने दिया, तो इन्होंने दिया, ये वाला किसने दिया, इन्होंने दिया। तो आपको क्या करना है, उसके जितने भी उपनाम हैं उन सभी को याद कर लेना है, क्योंकि सिद्धांत सेम है बट अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है, ठीक है। तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी, तो आप कहेंगे स्किनर ने
दी, किसने दी? स्किनर ने दी थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है स्किनर ने उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस की जगह किसको महत्वपूर्ण माना? तो हमने अभी देखा कि इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया? तो रेस्पॉन्स पे किया था। किस पे? रेस्पॉन्स पे इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया। किस पे सबसे ज्यादा फोकस किया? तो आप कहेंगे रेस्पॉन्स पे सबसे ज्यादा फोकस किया था, लेकिन रेस्पॉन्स के साथ साथ इन्होंने क्या कहा कि रेनफोर्समेंट, किस पे? रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेनफोर्समेंट के बारे में भी, रेनफोर्समेंट के बारे में भी इन्होंने बात की, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका अनुक्रिया और पुनर्वलन। स्किनर ने सबसे ज्यादा अनुक्रिया और पुनर्वलन को महत्वपूर्ण माना था, उद्दीपक को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना था। ठीक है, उद्दीपक को इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुनर्वलन यानी कि रेनफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया? अरे सीधी सी बात है कि रेनफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया? आप कहेंगे स्किनर ने दिया, और आंसर हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि इस जो आपका पुनर्वलन का सिद्धांत है वो स्किनर ने नहीं दिया है। अभी मैंने बताया किसने दिया? क्लार्क एल हल ने दिया। किसने दिया? क्लार्क एल हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया, लेकिन पुनर्वलन पर सबसे ज्यादा फोकस किसने किया? आप कहेंगे स्किनर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, याद रखना है। स्किनर का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो स्किनर का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो आप कहेंगे ये आपका लॉ ऑफ इफेक्ट पर आधारित था, लॉ ऑफ इफेक्ट पर आधारित था। बट किसके? किसके लॉ ऑफ इफेक्ट पर आधारित था? तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक। ठीक है, ये आपके थॉर्नडाइक थे, ये आपके थॉर्नडाइक थे, जिनका एक सिद्धांत था लॉ ऑफ इफेक्ट, उस पर आधारित था स्किनर का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि जो बच्चा है वो कार्य तभी करता है जब उसको कुछ इफेक्ट दिखाई देता है कि हाँ इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है? अभी हम देख चुके हैं कि पुनर्वलन आपका 2 टाइप्स का होता है, एक सकारात्मक होता है और नकारात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा किसने दी? अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा किसने दी थी? तो ये भी आपका आंसर किसका हो जाएगा? ये भी स्किनर का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। ठीक है, वो भी आपका उपनाम था इसका, याद रखना है। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके उपनाम है। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन को और किस नाम से जाना जाता है? नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका ओके, नेक्स्ट है एंड। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे लगता है कि बार बार आपसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और मैंने इतनी मेहनत की है तो शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन तैयारी करते रहिए।